नमस्कार दोस्तों, जोहार। आज झारखंड में जो पीजीटी के एग्ज़ाम का डेट को लेकर संशय बना हुआ था, वो डेट अनाउंस कर दिया गया है। जेएसएससी ने डेट अनाउंस कर दिया है और लोगों का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। बहुत सारे लोगों का कहना था कि शायद एग्ज़ाम आगे भी डेट हो जाए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। ये झारखंड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और जब एग्ज़ाम का डेट आ गया है तो अब हम लोग ये फाइनली मान लें कि एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। और ये जो कम समय बचा है, इस कम समय में अपना प्रिपरेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कम समय में आप क्या करें, पूरे सिलेबस को कवर करें या कुछ और दूसरा तरीका अपनाएं जिसमें हम कम से कम समय में अपने सिलेबस को कैप्चर कर पाएँ और कम से कम पूरे सिलेबस को एक बार रिव्यू तो कर लें कि सिलेबस में कौन कौन से कंपोनेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये अपने को देखना है। तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टेस्ट है। अगर आप टेस्ट ज़्यादा देंगे तो आपको एक फ़ायदा मिलेगा। टेस्ट जितना ज़्यादा देंगे, जितना टेस्ट लिखेंगे, उतना ही आपको एडवांटेज मिलता चला जाएगा। क्योंकि टेस्ट का एडवांटेज, अभी एक टेस्ट में अगर हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट है, उसके लिए आपको कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और आपको वहाँ से टेस्ट देना है। एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन दिए गए हैं और इस तरह से 7 टेस्ट जो हैं वो टॉपिक बाई टॉपिक हैं। उसके अलावा हम लोगों का प्रयास है कि 4 से 5 टेस्ट, फुल टेस्ट जो पूरे सिलेबस का एक साथ होगा, वो हम लोग जारी करेंगे। तो 5 और 7 अगर टेस्ट यानी 12 टेस्ट आप लिख देंगे तो 12 टेस्ट इंटू 150 क्वेश्चन करते हैं तो आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 1800 क्वेश्चन के लगभग में हो जाएगा। 150 क्वेश्चन के हिसाब से अगर 12 टेस्ट की बात करें तो 1800 क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। और 1800 क्वेश्चन बहुत होता है। अगर उतने को आप पढ़ के जाएंगे तो इससे बड़ा क्वेश्चन बैंक झारखंड में आया ही नहीं। तो आप क्वेश्चन बैंक पूरा अंबार है ये, तो आप खुद से टेस्ट दीजिए, ज़्यादा टेस्ट दीजिए। अभी टेस्ट का ही है एक सॉल्यूशन। अभी आप कोई टॉपिक टच करने जाएंगे तो फंसेंगे। अगर टेस्ट देते समय किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो गया तो आप जाके उसका बुक में स्टडी कर सकते हैं, बुक में जाके देख सकते हैं। यही स्ट्रैटेजी अभी अपनानी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि समय कम है और कम समय में जिसका हम लोगों को इंतज़ार नहीं था, लेकिन जेएसएससी ने हम लोगों को वो थोप दिया। तो एक बहुत पुरानी और बहुत अच्छे कवि की एक पंक्ति है कि द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो अब यही चलना है। हम लोग भी राणा के वंशज हैं, जहाँ तक भाला जाएगा वहाँ तक फेंकेंगे, अपना 100% देंगे, किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम के दिन बैठना है और अपना 100% परफॉर्म करके आना है। रिज़ल्ट आना नहीं आना वो बात की बात है, लेकिन हमें कभी ये शिकायत अपने से नहीं रहेगी कि हमने अपना प्रयास नहीं किया। और आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी परीक्षा की तैयारी पहले नहीं होती है, तैयारी लास्ट में, अंतिम में होती है। शुरुआत में तो लोग ये सोचते हैं कि समय है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, इस टॉपिक को देख लेंगे, इसको कर लेंगे, ये सोचते हैं। लेकिन जब अब अंतिम है, ये अंतिम है, अब कुछ सोचने का समय नहीं रहा। अब हर व्यक्ति लग जाएगा, अपना 100% देगा। तो अपना 100% देने का समय आ गया। और आज हम लोग फिर से, चूँकि एक सीरीज़ लेकर आए थे, जेएसएससी पीजीटी 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आए थे और उसका सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं, सेकंड सॉल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं और सेकंड लेक्चर आज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में जब हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि आगे का वीडियो भेजिए सर, आगे का वीडियो भेजिए, क्योंकि उनको इस तरह का सोल्यूशन कहीं मिला नहीं था। मेरे हिसाब से उनको एक सलूशन इस तरह का कहीं मिला नहीं था। उनको बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट हुआ। मेरा मानना है कि आप सभी लोगों को और फ़ायदा हो। तो आज हम लोग कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने में, जहाँ की सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। क्योंकि आंसर तो आपके पास है पीडीएफ में, बट उसका आंसर के साथ हम लोग डिटेल अगर देखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आखिर उसका आंसर ये क्यों है और कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ये टॉपिक हम लोग टच करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 11 नंबर, क्योंकि 10 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 11 में बोलता है द डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड। आर्बिट्रेटर क्या होता है? मध्यस्थ इसको बोलते हैं। जब इंडस्ट्री और ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं और वो झगड़ा कभी सुलह नहीं हो पा रहा है, सलट नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेटर आता है। मध्यस्थता कराने के लिए एक व्यक्ति आता है। जैसे भारत पाकिस्तान का हाल देखिए, भारत अपने तरफ से अड़ियल है कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं करोगे तब तक बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करता तो बात नहीं होती। अब भारत और पाकिस्तान का जो विवाद है उसमें दोनों एक दूसरे पर अड़ियल रवैये पर रहेगा, कोई हिलने को तैयार नहीं है। तो बीच में एक व्यक्ति को आना पड़ता है जिसको बोलते हैं मीडिएटर, वही मध्यस्थ, उसी को हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। तो जब मध्यस्थ आएगा बीच में तो वो डिसीजन लेगा, और वो डिसीजन लेगा तो वही यहाँ लिखा है कि अगर मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय क्या कहलाता है, तो मध्यस्थ द्वारा जो दिया गया निर्णय है
उसको सेंटेंस बोलते हैं या अवार्ड बोलते हैं या रिवार्ड बोलते हैं या डिग्री बोलते हैं। तो इसका सही जवाब आप सभी लोगों को मालूम है कि जो मध्यस्थ हम लोगों को डिसीजन देता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो मध्यस्थ जो हम लोगों को डिसीजन देता है उसको हम लोग अवार्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अवार्ड के नाम से जानते हैं, पुरस्कार के नाम से जानते हैं। अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये बात पढ़ने को आया होगा कि जो भी आर्बिट्रेटर आता है मध्यस्थता करने के लिए, वो जो डिसीजन देता है उसको हम लोग अवार्ड के नाम से जानते हैं, पुरस्कार के नाम से। उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मीडिएटर लाए हैं मध्यस्थता करने के लिए, हम लोग के गांव में भी ज़मीन का कोई मामला होता है ना, दो भाइयों के बीच में किसी ज़मीन का मामला है, दोनों भाई सुलझा नहीं रहे, दो स्थिति हो सकती है, या तो आपस में बैठ के सल्ट डालें, और अगर आपस में बैठ के सुलझा नहीं पा रहे हैं, एक भाई बोलता हम उसके सामने झुकेंगे नहीं, दूसरा भाई बोलता हम भी नहीं झुकेंगे, दोनों एकदम अड़ियल है, तो यहाँ मामला सुलझाने के लिए किसी थर्ड पार्टी को इंटर करना पड़ता है, और थर्ड पार्टी जो भी डिसीजन देता है वो दोनों को मान्य होता है। वही बात यहाँ लिखा है। इसलिए यहाँ दोनों को जो डिसीजन होता है थर्ड पार्टी का, जिसको हम लोग आर्बिट्रेटर बोलते हैं, वो अवार्ड कहलाता है। अब नीचे एक और लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में क्वेश्चन क्या बोला देखिए, बोलता है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में नेगोशिएबल लिखित अधिनियम चेक पर भुगतान करने से बैंकर को सुरक्षा प्रदान करता है? यानी कौन सा ऐसा है इसमें से, कौन सी स्थिति में एक बैंक अपने चेक का भुगतान करने से मना कर देता है, सुरक्षा प्रदान कर देता है? पहला ऑप्शन है भुगतान एक चेक के खिलाफ किया गया है जिस पर ग्राहक के हस्ताक्षर जाली होते हैं। अगर कोई ऐसा पेमेंट किया गया है जिसमें कस्टमर के सिग्नेचर फर्जी होंगे, वो क्या पेमेंट के लिए बैंकर रिफ्यूज़ कर देगा? सुरक्षा की दृष्टि से बैंकर रिफ्यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता है? दूसरा क्या लिखा है बताइए, यहाँ लिखा है निम्न में से किस स्थिति में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ये सुरक्षा प्रदान किया गया कि किसी भी व्यक्ति का चेक का भुगतान करने से मना कर सकता है, भुगतान नहीं कर सकता? तो पहला बोलता है कि अगर चेक के भुगतान एक चेक के खिलाफ किया गया जिस पर ग्राहक के हस्ताक्षर जाली होते हैं और ग्राहक जालसाजी से अनजान है तो पेमेंट करने से मना कर देगा। भुगतान एक चेक के खिलाफ किया जाता है जिसे भौतिक रूप से बदल दिया गया, यानी कुछ न कुछ उस चेक में चेंजेस किए गए, परिवर्तन दिखाई दे रहा है लेकिन ग्राहक के अध्यक्षों द्वारा प्रमाणित नहीं है। उसके आगे भुगतान अच्छे विश्वास में और लापरवाही के बिना चेक के खिलाफ किया गया जिसे भौतिक रूप में बदल दिया गया लेकिन परिवर्तन स्पष्ट नहीं है। और चौथा है बैंक के पास कर्मचारी को नगद भुगतान। इसमें ये सब ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसका सी ऑप्शन जरूर होगा। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक और क्वेश्चन पूछता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो दो चीज़ पूछता है कि बैंक किस केस में कस्टमर के चेक का पेमेंट करने से रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है कि हम कस्टमर का चेक का पेमेंट नहीं करेंगे। एक होता है रिफ्यूज़ करना, एक होता है कंपलसरी रिफ्यूज़ करना। तो पहला होता है रिफ्यूज़ तब कर सकता है जब पहला, अगर जिस व्यक्ति ने चेक काटा है उसके खाते में अगर पैसा जमा नहीं है, कम पैसा है, तो बैंक रिफ्यूज़ कर सकता है। अगर चेक 3 महीने से ज़्यादा पुराना है तो बैंक रिफ्यूज़ कर सकता है पेमेंट। अगर चेक फट गया है तो बैंक रिफ्यूज़ कर सकता है। चेक में दिए गए सिग्नेचर और खाते में दिए गए सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं तो रिफ्यूज़ कर सकता है। चेक में अगर ओवर राइटिंग हो गया तो रिफ्यूज़ हो सकता है। ये सब बहुत सारे केस है जहाँ बैंक रिफ्यूज़ कर सकता है। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि कब कब बैंक चेक का पेमेंट करने से कंपलसरी रिफ्यूज़ कर देगा, वहाँ किसी हालत में नहीं देगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर सरकार की तरफ से उस खाते पर स्ट्राइक मारा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस खाते को सील कर दिया है। अब बताइए, अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी खाते को सील कर दे तो आप भले ही खाता धारक खुद हैं और खाता धारक खुद जाके पैसा निकालना चाहेगा तो भी अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा। यहाँ बैंक कंपलसरी रिफ्यूज़ करता है, कंपलसरी तौर पर रोक देता है, स्टॉप कर देता है आपके चेक का पेमेंट। आप खुद कस्टमर हैं, आप ही का खाता है, लेकिन फिर भी आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं अगर ऐसा हुआ है तो। दूसरा, अगर कस्टमर की तरफ से उस चेक को बैन किया गया, अब मान लीजिए हमने किसी को चेक दिया बाई मिस्टेक, बाद में हमको समझ में आया कि हमने गलत आदमी को चेक दिया, तो हम चेक को स्टॉप करा देंगे। तो अगर हम चेक को स्टॉप करा देंगे तो वैसी स्थिति में भी हम पेमेंट नहीं ले सकते हैं। ये यहाँ दिया हुआ है और इसी में से क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग कंपलसरी रिफ्यूजल मारते हैं, तो अनिवार्य रूप से हम लोग मना कर देता है बैंक कि पैसा नहीं देंगे। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ अनिवार्य रूप से मना तो नहीं करता, लेकिन बैंक एक बार तो चेक रिटर्न कर देगा। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो चेक का पेमेंट करेगा, बट स्टार्टिंग में रिटर्न कर देगा। आगे बोलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदत्त की गई तरलता समायोजन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की गई तरलता समायोजन सुविधा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया आरबीआई के थ्रू, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लिक्विडिटी आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट पॉलिसी, ये क्या होता है, इसमें तो आंसर आपके पास दिया हुआ है, आंसर हमको बताने की जरूरत है, आंसर तो आप सब जानते हैं, सबके पास एक पीडीएफ में आंसर है, बट इसके बारे में हम लोग और जानकारी लेंगे कि होता क्या है। हम लोगों को पढ़ना है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है बैंक का। तो ये टूल्स है, बैंक का ये टूल्स है, ध्यान दीजिएगा, प्राइसिंग पॉलिसी करने का ये टूल्स है। तो बोलता क्या है, इट इज़ अ टूल्स ऑफ मॉनेटरी it is a tools in monetary policy of RBI। ये जो आप देख रहे हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वो आरबीआई का एक मॉनेटरी टूल्स है। इसके जरिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और क्रेडिट कंट्रोल करता है। और ये याद रखिएगा कि ये अलाउ करता है, आरबीआई जो है अलाउ करता है कि बैंक कितना मनी ले सकते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट के थ्रू। और ये किस में दिया गया था, ये जो आप देख रहे हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वो नरसिंघम कमेटी के जो रिपोर्ट्स थे उसके अंदर दिए गए थे। और इसके अंदर 2 फैसिलिटी दिया गया था जो आप शायद जानते भी, बहुत फेमस फैसिलिटी है। पहला है रेपो रेट और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसी के अंदर आता है, जिसका नाम है क्रेडिट एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर। तो पहला बात हम लोग समझ गए कि क्रेडिट एडजस्टमेंट पॉलिसी जो है वो नरसिंघम कमेटी का देन है। दूसरा, इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स आते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इसका काम क्या है, तो बोलता है ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का बनाने में हेल्प करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। और 13 का आंसर अगर सही देखा जाए तो 13 का फर्स्ट वाला सही आंसर है। 13 का कौन सा आंसर सही है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही आंसर है कि यह आरबीआई और बैंकों के बीच असुरक्षित ऋण और उधार देने की व्यवस्था करता है। यानी इसका काम ही है कि जो आरबीआई है और बैंक, उनके बीच में अनसिक्योर्ड लोन देने का काम इसी का है। इसी के लिए इसका नाम है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यानी आप अपने लिक्विडिटी को एडजस्ट करो, ऐसी फैसिलिटी इसके अंदर दी जाती है। अब देखिए, मोटिवेशन का एक मॉडल दिया हुआ है कि प्रेरणा के पॉटर और लॉर्नर मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सही नहीं है। आप मोटिवेशन अगर पढ़े होंगे तो सबसे फेमस मोटिवेशन में मोटिवेशन का जो थ्योरीज है उसमें आप सब लोग जानते हैं मॉस्लो का थ्योरी। मॉस्लो के साथ एक और आपको पढ़ना है कि पोर्टर और लॉर्नर का जो मोटिवेशन थ्योरम है उसके अंदर इसमें कौन सी बात सही नहीं है। तो पहला लिखा है कि सभी व्यक्ति तर्कसंगत इंसान है जो संगठन में अपने व्यवहार के बारे में जागरूक निर्णय लेते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार एक व्यक्ति या और पर्यावरण से संबंधित कारकों से संयोजन से निर्धारित होता है। सभी व्यक्तियों की सामान्य ज़रूरतें, इच्छाएं और लक्ष्य होते हैं और व्यक्ति वैकल्पिक व्यवहारों के बीच निर्णय लेते हैं जो वांछित परिणामों की ओर चले जाते हैं। तो बताइए, पहले पोर्टर और लॉर्नर के बारे में कुछ जान लीजिए। तो पोर्टर और लॉर्नर के बारे में हम बता दें कि पोर्टर और लॉर्नर जो है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिए थे, मोटिवेशन का थ्योरी दिए थे। 6 फैक्टर ये लोग डिसाइड किए थे। ये लोग मोटिवेशन के 6 फैक्टर डिसाइड किए थे। पहला फैक्टर बोलते हैं कि किसी वर्कर को अगर मोटिवेट करना है तो फर्स्ट फैक्टर इनके हिसाब से एफर्ट्स उसका देखो। फिर से ध्यान दीजिएगा, लॉर्नर और पोर्टर का है मोटिवेशन का थ्योरम दिए हुए हैं। इनका 6 फैक्टर है। पहला फैक्टर ये लोग बताते हैं कि एफर्ट्स को ध्यान दीजिए कि वर्कर एफर्ट्स कितना लगा रहा है, कितना मेहनत कर रहा है। दूसरा बोलता है कि परफॉर्मेंस को ध्यान दीजिए। तीसरा बोलता है रिवार्ड को ध्यान दीजिए। चौथा बोलता है वैल्यू ऑफ रिवार्ड समझाइए। पाँचवा बोलता है परसिव्ड एफर्ट्स, यानी हम लोग उसका कोशिश करेंगे कि एफर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगे, उसको परस्यू करेंगे। और रिवार्ड प्रोबेबिलिटी कीजिए कि रिवार्ड का चांसेस कितने बनेंगे। और छठा बोलता है सेटिस्फेक्शन। ये 6 फैक्टर के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपके वर्कर ऑटोमेटिक मोटिवेट होंगे। अब सोचिए, रिवार्ड आप दे रहे हैं लेकिन रिवार्ड प्रोबेबिलिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। आप ये बताइए कि आज ये लिया लेकिन कल तुम्हारा चांस हो सकता है, कल तुम ले सकते हो, तो वर्कर के अंदर वो एनर्जी आएगी, वर्कर के अंदर मोटिवेशन आएगा। नहीं तो हमेशा अगर कोई आपके पूरे फैक्ट्री में एक ही मजदूर काम कर रहा है तो लोगों के मन में बैठ जाता है कि कोई भी रिवार्ड आप देंगे ना, कोई भी प्राइज़ अनाउंस करेंगे तो सबको लगता है वही तो लेगा, क्योंकि दूसरा कोई, हम लोग पढ़ते थे स्कूल में तो वही हाल होता था कि वही टॉप करेगा, हम लोग नहीं करने वाले। तो ये जो डीमोटिवेशन है बहुत ख़राब है। ये लॉर्नर जो है, पोर्टर और लॉर्नर का ये कहना है कि नहीं, उनको रिवार्ड के साथ रिवार्ड प्रोबेबिलिटी समझाइए कि इस बार लिया, लेकिन जैसा तुम्हारा मार्क्स है हमको लगता है कि अगले बार तुम चांस ले सकते हो, तो उसको समझाइएगा तो लगेगा कि हम भी एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो ये इनका कहना है। इसीलिए हम लोग इसके अंदर देखेंगे 14 का जो आंसर है वो 3 सही है, जो आप सब लोगों को मालूम है।
15 नंबर में क्या बोल रहा है, बोलता है कि एक संगठनात्मक सेटिंग में जब एक व्यक्ति किसी समूह, जातीयता या किसी अन्य व्यक्ति के सामाजिक स्तर की विशेषताओं के आधार पर देखता है या न्याय करता है तो इसे इस रूप में जाना जाता है। अब बताइए, बोल रहा है कि कोई व्यक्ति ये सोचता है जाति के आधार पर, समूह के आधार पर, सामाजिक स्तर की विशेषताओं के आधार पर अगर न्याय करता है तो इसको कौन सा कॉन्सेप्ट बोलेंगे, तो इसको सबसे पुराना कॉन्सेप्ट बोलते हैं आर्बिट्रेशन ही बोलते हैं। आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थ वो व्यक्ति होता है जो ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना अपना भाई है, कुछ नहीं, जो सही बात है उसको मध्यस्थता करता है। अगर जाति धर्म देखने लगेंगे तो मध्यस्थता नहीं होगा, आर्बिट्रेशन नहीं होगा। और पहल प्रभाव ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब पुरानी परंपरा है। पुरानी परंपरा आज भी है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी पद पर बैठा दीजिए तो अपनी जाति को, अपने धर्म को, अपने विशेष प्रकार के सोच को, अपने विशेष प्रकार की कम्युनिटी को ही ध्यान रखेगा और उसी को ध्यान में रख के वो डिसीजन लेगा। अगर ऐसा सोचने लगे ना भारत के जज साहब तो फैसले नहीं होंगे। तो जज क्या है, आर्बिट्रेशन का काम करते हैं, मध्यस्थता करते हैं कि हम बीच में आते हैं, आप लोग बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए और एक मुद्दे पर रेडी होइए। और जब नहीं हो पाता यहाँ से तो फिर कोर्ट आता है। कोर्ट कभी रूढ़िवादिता की बात नहीं करता। तो ये हमारे पास है। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा 15 का ए। 16 में देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहला कथन बोलता है कि गैर दायित्व के आधार पर फैक्टरिंग में खराब ऋणों को जोखिम कारक द्वारा वहन किया जाना, यानी इन फैक्टरिंग ऑफ ऑन अ नॉन रिसोर्सेस बेसिस दस रिस्क ऑफ बैड डेप्ट इज बोर्न बाई फैक्टर्स। सेकेंड, कॉमर्शियल पेपर इज अ टाइप ऑफ सिक्योर्ड बोरिंग। तो बिल्कुल बोलता है मेड डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विथ अनदर कंपनी आर नोन एज कॉल डिपॉजिट। और फैक्टरिंग इज द कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस देन अदर शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब बाकी शॉर्ट टर्म फाइनेंस से फैक्टरिंग जो है वो ज़्यादा खर्चीला है। बोलता है कि डिपॉजिट मेड बाय वन, एक कंपनी दूसरी कंपनी में डिपॉजिट करती है तो उसको कॉल डिपॉजिट बोलते हैं। कॉमर्शियल पेपर एक सिक्योर्ड बोरिंग है और ऊपर में एक ऑप्शन है। तो इसमें भी बोलता है कि कौन सही नहीं है। तो अगर सही से देखेंगे तो इसका 2 ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 गलत है क्योंकि कॉमर्शियल पेपर सिक्योर्ड बोरिंग नहीं है, अनसिक्योर्ड है। अब क्यों अनसिक्योर्ड है, क्योंकि कॉमर्शियल पेपर जो है 2 तरह का मार्केट आपको बताया गया होगा, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। उससे पहले आपको 2 बताया गया होगा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो ये जो कॉमर्शियल पेपर है वो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म में लोन में, शॉर्ट टर्म परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटी में डील करता है। यानी मनी मार्केट के अंदर सिक्योरिटी का शॉर्ट टर्म जो है परचेज और सेल किया जाता है। तो जब अल्पकालीन कम समय के लिए सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है तो उस मार्केट को मनी मार्केट बोलते हैं। और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे और बेचे जाते हैं उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट्स है कॉमर्शियल पेपर। ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ऐसे बहुत सारे पेपर्स वहाँ बेचे जाते हैं और सारे के सारे अनसिक्योर्ड हैं, ज़रा सा भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि मनी मार्केट में डूबने का डर ज़्यादा रहता है, इसलिए मनी मार्केट ज़्यादा रिस्की है। और यहाँ लिख दिया कि नहीं सिक्योर्ड बोरोइंग है, ऐसा नहीं, अनसिक्योर्ड लिखता तो सही हो जाता है, इसलिए गलत है। और थर्ड बोलता है कि डिपॉजिट एक कंपनी दूसरी कंपनी में डिपॉजिट करेगा उसको कॉल डिपॉजिट नहीं बोलते। कॉल डिपॉजिट या कॉल मनी वही है, ये भी अनसिक्योर्ड है, ये भी अनसिक्योर्ड है। तो ये दोनों गलत है। इसका मतलब है 2 और 3 वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसका सी आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी। इसका आंसर आप लोग सी कर सकते हैं, सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। देखिए अब क्या है, बोलता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें बोलता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संकेत दिया है कि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट आई है और भारत में उस लिंग का अंतर प्रतिशत क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, उस समय की बात है, ये 2017 का क्वेश्चन है। तो उस समय ये था कि भारत में जो महिलाओं का काम करने का जो परसेंटेज था, श्रम भागीदारी था, वो 50% है। कितना परसेंट है, 50। लेकिन अभी का डेटा हम आपको दे दें कि अभी 2022 में जो सर्वे हुआ था, 2022 में जो सर्वे हुआ है उसमें ये बताता है कि महिलाओं की भागीदारी जो है लगभग 63% है। यानी 63% महिलाएं अभी भी काम कर रही हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है कि 63% महिलाएं काम कर रही है। और भारत का जो नंबर है, 146 देशों का सर्वे हुआ था और 146 में भारत का जो नंबर है वो 135 है। तो बहुत अच्छा नहीं है महिलाओं के काम करने की स्थिति में। अगर देखें तो भारत का नंबर 135 है 146 देशों में, मतलब आज भी भारत में महिलाओं के काम करने की स्थिति बहुत कम है। यानी श्रम संघ में महिलाओं की भागीदारी आज भी बहुत कम है, ये बताता है। तो सब पुराने समय में 50 था, अभी के समय में जो अगर देखें तो 63% हो गया, जिसमें 100 बोला है कि 46 अगर देश है तो 146 में 135वें नंबर पर इनका संख्या पहुँचता है।
अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस पूंजी बजट या निवेश मूल्यांकन पद्धति के लिए कंपनी के शेयर धारकों के लिए पूंजी की लागत या प्रतिफल की आवश्यक दर का ज्ञान होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन, और कैपिटल बजटिंग में आप लोग सब जानते हैं कि 2 मेथड्स होते थे कैपिटल बजटिंग करने के, 2 मेथड्स। पहला मेथड होता था, फर्स्ट मेथड जो कैपिटल बजटिंग का था वो था ट्रेडिशनल मेथड। कैपिटल बजटिंग के 2 मेथड थे, मैं बोल देता हूँ आप लोग समझ लीजिएगा। कैपिटल बजटिंग के 2 मेथड थे, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड, जिसको कैश फ्लो टेक्निक बोलते थे हम लोग। तो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर ये था, आप ट्रेडिशनल मेथड अगर देखेंगे तो सबसे पहला उसमें से मेथड था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो हम लोग देख रहे हैं, और दूसरा था पेबैक पीरियड। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और पेबैक पीरियड ये ट्रेडिशनल मेथड का पार्ट था, पुराना मेथड है। इसमें हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फोकस नहीं करते हैं, दोनों मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फोकस नहीं करते हैं। और ये जो है मॉडर्न मेथड है, और ये भी मॉडर्न मेथड है जिसका नाम था एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और इसका एक और मेथड था, उसका नाम था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या नाम था? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो इसमें ये पूछ रहा है ना कि कौन सा मेथड, इसके अंदर कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें पूंजी की लागत या प्रतिफल की आवश्यक दर का ज्ञान होना आवश्यक है, मतलब बिना रेट ऑफ रिटर्न का कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें रेट ऑफ रिटर्न चाहिए ही चाहिए, अगर रेट ऑफ रिटर्न नहीं रहेगा तो वो नहीं बन पाएगा। तो रेट ऑफ रिटर्न वाला जो मेथड है वो है एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू में अगर आपके पास रेट ऑफ रिटर्न नहीं रहेगा तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए रेट ऑफ रिटर्न इसमें होना जरूरी है। अगर हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन ये बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड द इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। इतना छोटा छोटा है ना बड़ा, इसमें से कौन जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस नहीं है, पहलू नहीं है। यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग जब हम लोग करते हैं तो कौन सा ऐसा इसमें से आंसर ऑप्शन है जिसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग उसके अंदर नहीं होता है। तो सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, नेगोशिएशन। कलेक्टिव बार्गेनिंग का पार्ट ही नेगोशिएशन। हम लोग नेगोशिएशन करते हैं, एक बार बातचीत टूट जाता है फिर दोबारा करते हैं, तीसरी बार करते हैं, दूसरा डिस्कशन, चर्चा खूब लंबा चलता है। तीसरा है कॉम्प्रोमाइज़, ये भी होता है। अगर आप कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है, लेकिन टकराव नहीं होता है, कभी आमना सामना नहीं होता है, कभी टकराव नहीं होता, कभी भिड़ंत नहीं होता। कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर बैठ के जो भी मामले हैं उसको बैठ के सुलझाना है। अभी इंडिया चाइना जैसा नहीं कर देना है, एकदम मारपीट उतारू हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं है, तो अब तो एग्रेसिव है। आप एकदम एग्रेसिव हो गए हैं, हमको इंडस्ट्री को तोड़ देना है, नहीं बढ़ाओगे सैलरी तो आग लगा देंगे, वो नहीं है। एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब बैठिए, दोनों टेबल पर बैठिए आमने सामने और डिस्कशन कीजिए। ये 3 काम कीजिए ना, कॉम्प्रोमाइज़ कराइए कि ठीक है कुछ हम झुक रहे हैं तो कुछ आप झुको, चर्चा कराइए, डिस्कशन कराइए जितना करवाना है। उसके आगे बोलते हैं नेगोशिएशन कराइए, बातचीत कराइए, लेकिन कभी भी कन्फर्मेंटेशन नहीं होना चाहिए, यानी विवाद नहीं होना चाहिए किसी तरह का। अगर किसी तरह का विवाद होता है, टकराव होता है, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का कभी भी ये फीचर्स नहीं रहा है, कभी भी ये पहलू नहीं रहा है, कभी भी कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं करना है। अब एक क्वेश्चन लिखा है 30 नंबर क्वेश्चन में, देखिए क्या है। ये बोलता है कि XYZ लिमिटेड की पूंजी संरचना में 30% इक्विटी और जो है तो 70% इक्विटी और 30% डेप्ट शामिल है। यानी कोई कंपनी जो अपना पूंजी लाया, मान लीजिए कोई कंपनी 10 लाख रुपए लगाया है पूंजी, तो 10 लाख में 7 लाख रुपया 70% वो इक्विटी शेयर से लाया और 3 लाख रुपया वो डिवेंचर से लाया। ऋण F वाले डिवेंचर के रूप में 10% का कूपन था, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है। इक्विटी का रेट है 16%, इक्विटी को 16% मिलता है और डिवेंचर को 10% मिलता है। तो कंपनी पर लागू जो है कर है वो 30% है, 30% टैक्स लगता है कंपनी पर। आगे बोलता है XYZ लिमिटेड के लिए पूंजी की भारित औसत बताइए। वेटेड, देखिए अलग अलग रेट दिया है, इसका वेटेड एपी निकालना है। तो वेटेड एपी के लिए सिंपल बात ये ध्यान देना है कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हम लोग बात करेंगे तो इक्विटी तो फिक्स ना रहता है, इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिक्स है। यहीं पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये इक्विटी का अगर हम बात करें तो 16% मेरा फिक्स है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि आपके क्वेश्चन में भी लिखा है 16%।
16% आपके क्वेश्चन में भी लिखा है, 16% फिक्स है। उसके साथ नीचे क्या लिखा है कि जो डिबेंचर है उसको 10% मिलेगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, डिबेंचर के ऊपर जब इंटरेस्ट मिलेगा ना तो इंटरेस्ट में टैक्स भी कट जाएगा 30%। तो चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट रेट कितना है, तो ध्यान दीजिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका 30% तो टैक्स कट जाएगा। तो जितना भी आपका 10% होगा, चूँकि अमाउंट नहीं है हमको निकालना, हमको रेट निकालना है, तो 10% का 30%, तो 10% इंटू 30% टैक्स कट जाएगा। तो 30% कितना आता है, 10 से 10, 10 से 10, तो 3% टैक्स कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 7%। तो इसका बन गया इंटरेस्ट का 7% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी का कितना बन गया, 16%। अब आप बताइए इसका वेट कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज आ गया, वेट कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम इक्विटी की बात करें और डिबेंचर की बात करें, तो इक्विटी है 16% और डिबेंचर है 7%। वेट कैसे निकालेंगे, तो इसका वेट निकालिए दोनों का। तो देखिए इसका 70% पैसा है, 70% मतलब क्या होता है, 70/100। अगर हम वेट की बात करें तो इक्विटी का वेट कितना आएगा, 70% मतलब 70/100, 0.7। और प्रेफरेंस की बात करें तो क्या होगा, 30% मतलब 30/100 यानी 0.3। तो इसका वेट होता है 0.7 और इसका वेट होता है 0.3। तो इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.1 आ जाएगा। इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है, 16 को 7 से करेंगे तो 11.2 आएगा। अब 11.2 और प्लस 2, इसका मतलब 13.2% जो है वो इसका वेटेड रेट होगा। यानी एक रेट अगर हम चाहेंगे दोनों का वेटेड रेट, तो 13.2 हो जाएगा वेटेड रेट। ये तरीका है निकालने का वेटेड रेट। सॉरी 13.3 आ जाएगा, 2 है ना, 2 और 1 3, 13.3 आपका सही आंसर है। 13.3 फर्स्ट ही आंसर है, 13.3 और इसका फर्स्ट आंसर ही सही होगा। तो 13.3 इनका वेटेड रेट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बैंकर ग्राहक द्वारा जारी किए गए चेक के भुगतान से इनकार कर देता है। देखिए सिर्फ यहाँ लिखा है, हम अभी बता रहे थे आपको कि बैंकर जो यानी बैंक जो है ग्राहक द्वारा जारी किए गए चेक को भुगतान करने से खाली इनकार कर रहा है, कंपलसरी नहीं है। अनिवार्य रूप से इनकार कब करेगा, जब सरकार लगा देगी तब। तो क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए पहला क्या लिखा है, जब बैंकर को ग्राहक के पागलपन की सूचना मिलती है। अगर लगता है ग्राहक पागल हो गया है तो बैंक इनकार नहीं करेगा, साफ तौर पर इनकार कर देगा। दूसरा क्या लिखा है, जब न्यायालय का कोई आदेश भुगतान को रोकने के लिए आ जाए तो भी साफ तौर पर कर देगा, एकदम साफ तौर पर। सर इसमें कंपलसरी है, यहाँ लिखा रहेगा अनिवार्य रूप से इनकार करना। अनिवार्य रूप से इनकार करना अगर लिखा रहेगा तब ये दोनों सही है, लेकिन सिर्फ इनकार लिखा है मतलब रिजेक्ट कर देगा, फिर वो बाद में एक्सेप्ट कर लेगा। थोड़ा सा गलती होगा, मान लीजिए छोटा सा एक टेक्निकल इशू होने के कारण बैंक रिफ्यूज़ कर दिया, वापस कर दिया पेमेंट कि हम चेक का पेमेंट नहीं करेंगे। जब उसको सुधार के कस्टमर लाएगा तो फिर पेमेंट हो जाएगा। वो होता है इनकार करना, और एक होता है साफ तौर पर अनिवार्य रूप से इनकार कर देना। अनिवार्य रूप से इनकार करने का मतलब कुछ भी करके लाइए पैसा नहीं देंगे, तो वो अनिवार्य रूप से इनकार इसमें हो सकता है। जब पागल हो जाएगा कस्टमर तो अनिवार्य रूप से इनकार हो जाएगा। जब न्यायालय ऑर्डर कर देगा तो अनिवार्य रूप से इनकार हो जाएगा। जब कोई ग्राहक भुगतान का प्रतिवाद करता है यानी भुगतान रोकने के लिए निर्देश दे देता है कि मत कीजिएगा इसका पेमेंट, तो भी अनिवार्य रूप से हो जाएगा। और ये ऐसा है जहाँ अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन बैंक आपको एक बार मना कर देगा पेमेंट करने से जब आपके खाते में पैसा नहीं हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा फिर से, ये सिर्फ मना कर देगा कि खाते में पैसा नहीं है, बैंक मना कर देगा। अगर आप चेक लेके गए तो आपको बोल देगा कि देखिए जिस आदमी का चेक है उसके खाते में पैसा नहीं है, उनको बोलिए कि पैसा डलवा दे, फिर आप चेक लेकर आइएगा तो हम आपको चेक का पैसा दे देंगे। यहाँ इनकार किया, फिर आप जाइए बोलिए कि भैया आप खाता में पैसा डालो, डाल देगा, आपका चेक क्लियर हो जाएगा। ये होता है इनकार करना। और ये तीनों जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये भी इनकार होगा, लेकिन अनिवार्य रूप से इनकार हो जाएगा। यहाँ पे कोई चांस नहीं सर, यहाँ कोई उपाय नहीं, खाता में पैसा रहे ना रहे, अनिवार्य रूप से इनकार हो जाता है। अब बोलता है कि वर्तमान में क्रय शक्ति लेखांकन की सबसे बड़ी सीमा क्या है। जो हम लोग सीपीपी पढ़ते हैं, करेंट परचेजिंग पावर, उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है करेंट परचेजिंग पावर का, यानी करेंट परचेजिंग पावर का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है। तो पहला बोलता है यह लेखांकन की अनुपयोगी विधि है, इट इज़ यूजलेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल गलत है।
यूजलेस नहीं है, क्योंकि करेंट परचेजिंग पावर का मतलब होता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। आप इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पढ़े होंगे तो करेंट परचेजिंग पावर उसके अंदर पढ़ना था कि मार्केट जैसे जैसे बढ़ रहा है, मार्केट में जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से इसका अकाउंटिंग भी चेंज होना चाहिए। हम लोग अभी तक हिस्टोरिकल अकाउंटिंग करते थे। हिस्टोरिकल अकाउंटिंग का मतलब है जो ट्रांजेक्शन हो चुका है ना, घटना घट चुकी है, उसको हम लोग लिखते हैं। आप सोचिए कि 1 अप्रैल को अगर हम लोग कोई मशीन खरीदते हैं 50 लाख रुपये का, और 31 मार्च होते होते वो मशीन अगर 10 लाख का घट के 40 लाख का हो जाता है तो हम लोग हमेशा 50 लाख दिखाते हैं। यानी मार्केट में रेट सोचिए कितना तेज़ी से बढ़ता होगा। जो माल आप खरीदे हैं 1 साल पहले 10 लाख रुपए का, वो 1 साल बाद 10 ही लाख करेगा। अगर मार्केट में रेट बढ़ गया होगा तो मेरा माल ज़्यादा का हो गया होगा। लेकिन हम लोग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग नहीं करते, हम लोग करेंट परचेजिंग पावर को नहीं ध्यान देते। लेकिन यहाँ लिखा है कि करेंट परचेजिंग पावर के लिए कौन गलत है? तो पहला है कि ये यूजलेस तो नहीं है, ये बेसलेस मेथड भी नहीं है, ये गलत है। और उसके नीचे है लिखा है यह प्रबंधन मूल्यांकन और उपयोग के लिए कोई प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं करता है। और नीचे लिखा है उसे अनुक्रमांकित करके संपत्तियों के ऊपर की ओर पुनर्मूल्यांकन तेजी से और बाहरी साक्ष्य के बिना एक मूल्य होगा जो विवेक, ये इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश में क्या लिखा है? हाँ, इट डज नॉट, अच्छा नीचे लिखा है अपवर्ड कम्युनिकेशन। चलिए देखिए यहाँ पे बोलता है अपवर्ड रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स बाय इंडेक्सिंग देम वुड बी इंक्रीजिंगली a value without the external evidence that would meet the need of prudence and realization। ये हमारा सबसे बड़ा डिमेरिट है अगर हम करेंट परचेजिंग पावर की बात करें तो। क्या है डिमेरिट? क्या कहता है डिमेरिट? क्या करता है? बोलता है क्या कि आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस अगर आपका प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा है, किसके कारण? तो बोलता है कि अगर कंटिन्यूस आपका प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसमें आप रियलाइजेशन और प्रूडेंस को ध्यान नहीं देते हैं आप। और किसके कारण इंक्रीज करता है? इंडेक्सिंग के कारण, यानी इंडेक्स प्राइस के कारण आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू लगातार अगर इंक्रीज करता है तो आप उसका प्रूडेंस और रियलाइजेशन ये दोनों के ऊपर ध्यान नहीं देते, यानी उसके वसूली मूल्य के ऊपर ध्यान नहीं देते, और उसका जो अपना साक्ष्य है, जो अपना बाहरी साक्ष्य है उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देते, बाहरी सबूतों के ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का फॉर्म रेफर्स करता है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? मिक्स। अब देखिए इसमें से कौन सा मिक्स के बारे में लिखा है। तो बोलता है पहला संगठन जिसमें 2 या 2 से अधिक बुनियादी प्रकार के विभाग संयुक्त होते हैं, स्तंभ और पंक्तियों के घटनाओं की गणितीय व्यवस्था, ये तो मैट्रिक्स नहीं होगा। संगठन जहां कार्य पूरा करने के लिए गणितीय सिमुलेशन कर कार्यरत है, और जहां संगठन जहां प्राधिकरण और जिम्मेवारी सह अस्तित्व में होती है। तो इसमें से कौन है? तो फर्स्ट वाला ध्यान दीजिएगा, जहां मिक्स होगा। यहाँ देखिए मिक्स है, संगठन जिसमें 2 या 2 से अधिक बुनियादी प्रकार के विभाग संयुक्त होते हैं। अगर एक साथ 2 या 2 से अधिक विभाग काम कर रहे हैं तो ये कहलाता है मिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब बोल रहा है मास्लो थ्योरी, एज पर मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन नीड्स सच एज ट्रूथ। उसको किसी इंसान को ट्रूथ चाहिए, मतलब सच्चा इंसान बनना चाहता है, जस्टिस चाहता है, विजडम उसके पास है, प्रोफाउंडेंस चाहता है, और हैप्पीनेस चाहता है इसके लिए, और हार्मोनी चाहता है। तो इसके लिए इसमें से कौन उसको लगेगा, कौन सा नीड्स चाहिए? फिजियोलॉजिकल नीड तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब नहीं चाहिए फिजियोलॉजिकल में। सेफ्टी नीड नहीं चाहिए, सोशल नीड नहीं चाहिए, तो उसको क्या चाहिए? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। उसको अच्छा लगेगा इसलिए वो जुड़ना चाहता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है जो इस सारी बातों को पूरा करेगा मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के अनुसार। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हेन सेलिंग प्राइस डिक्रीजेज द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी सेलिंग प्राइस डिक्रीज करेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। सेलिंग प्राइस अगर डिक्रीज करता है तो बीईपी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्या दिया उसको। ये क्वेश्चन का लेवल जो है ना हम लोगों का सिलेबस से बाहर है। कहाँ से पूछ देता है क्वेश्चन वो देखिए खाली। हम लोग जो न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं उससे न्यूमेरिकल से क्वेश्चन ना डाल के कहाँ से 2017 में डालिए। यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस का क्वेश्चन है और ये आपस में एडजस्टमेंट्स करने का क्वेश्चन है। कैसे एडजस्ट करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या लिखा है कि मिश्रण विभाग राशि चक्र कंपनी के उत्पादन चक्र का पहला चरण है, और इस विभाग के लिए रूपांतरण लागत प्रारंभिक कार्य प्रगति की सूची में 80% पूर्ण था। यानी ओपनिंग स्टॉक जो दिख रहा है ना, ये वाला ये बोलता है 80% फिनिश हो चुका था। तो अगर 80% फिनिश हो गया तो इसका हम लोग मटेरियल निकालते देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला आपके पास ओपनिंग स्टॉक, इसको ऐसे ना लीजिए,
चलिए यहीं पे लिख देते हैं। तो क्या बोल रहा है कि जितना इसके पास स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है इसके पास, ओपनिंग स्टॉक है इसके पास 25,000। तो 25,000 में बोल रहा है ना, 25,000 यूनिट है ये 25,000 यूनिट। तो बोल रहा है इसका 80% जो फिनिश है, 80% फिनिश्ड है। तो अच्छा बात है, फिनिश्ड है तो हम लोगों को फिनिश नहीं चाहिए, हमको चाहिए अभी। अब बाकी कितना बचा है? अगर 25,000 में 80% फिनिश है तो बाकी कितना बचा? तो इसका मतलब है कि अभी हम लोग कितना कंप्लीट करेंगे? अभी 20% कंप्लीट करेंगे। 20% कंप्लीट करना बाकी। तो 25,000 का 20% कितना होता है? इसका मतलब 5,000 यूनिट हम कंप्लीट करना हम लोगों का बाकी है। 25,000 पीस आप बना रहे हैं, 80% फिक्स है, बन गया, रेडी है। तो 80% रेडी मतलब 20,000 रेडी है। तो 25,000 का 20%, इसका 80% रेडी मतलब 20% अभी भी काम करना बाकी है। तो उसका 20% 5,000 काम करना बाकी है। नीचे क्या लिखा है कि हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं देखिए तो, 1 लाख लगा रहे हैं हम लोग। कितना लगा रहे हैं? 1 लाख। नीचे देखिए, यूनिट कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, देख लीजिए आप। तो यूनिट हम लोग इंट्रोड्यूस करें 1 लाख। 1 लाख में 25,000 तो फिनिश हो गया। क्यों फिनिश हो गया? क्योंकि 80% ऑलरेडी हमको फिनिश मिला था और 20% हम कर दिए। तो 25,000 अगर 1 लाख में हमारा फिनिश हो गया, 1 लाख पीस हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, इसमें 25,000 तो ऑलरेडी पहले से फिनिश है। तो अभी हमको कितना करना है? 75,000। और 75,000 का कितना परसेंट फिनिश हो चुका है देखिए तो 75,000 जो है उसका 100% फिनिश हो चुका है। देख लीजिए कैसे पता चला 100% फिनिश हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो अभी हम लोग लगा रहे हैं वो कंप्लीटेड फिनिश है, पूरा का पूरा 80% में से। तो इसका 100% फिनिश हो चुका है। तो कितना बचेगा इसका? 75,000 आ गया। अगर 100% फिनिश हो चुका है तो इसका कितना वैल्यू आएगा? 75,000। अब जोड़िए कि टोटल कितना आता है। अब हम लोग देख रहे हैं कितना बचा। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या करेंगे? कितना बच रहा है? तो आप ध्यान दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे। तो 25,000 ओपनिंग था प्लस 1,35,000 अपने पास आया और 1 लाख क्लोजिंग था। तो देखिए तो उस हिसाब से कितना बचेगा। तो उस हिसाब से मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक मतलब WIP, क्लोजिंग WIP कितना बचेगा? तो 1,25 1,60 हो गया। 1,60 में से 1 लाख जाएगा, 60,000 बचेगा। और 60,000 का यहाँ लिखा है, सॉरी 60,000 का कितना परसेंट कंप्लीट बोल रहा है? तो 60,000 का आप देखिए क्वेश्चन में तो 50% कंप्लीट बोल रहा है। जो स्टॉक बच रहा है उसका कितना परसेंट कंप्लीट है? तो 50% 60,000 का कंप्लीट है। तो 50% कितना आएगा? इसका मतलब 30,000 कंप्लीट है। तो 30,000 यूनिट ये कंप्लीट है। इसका मतलब टोटल कंप्लीटेड कितना है? टोटल कंप्लीटेड है 1,10,000 यूनिट, 1,10,000। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वर्क इन प्रोग्रेस निकालने का, तो बोलता है टोटल कॉस्ट बाय कंप्लीटेड यूनिट इनटू टोटल कॉस्ट बाय कंप्लीटेड इनटू क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP। तो बताइए टोटल कॉस्ट आपका कितना निकला है? तो टोटल कॉस्ट आपके क्वेश्चन में लिखा है 1,43,000। आपके क्वेश्चन में लिखा है टोटल कॉस्ट 1,43,000 बटा कंप्लीटेड यूनिट कितना है? 1,10,000 इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आपके पास 30,000 है। कितना है? 30,000 है ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है 30,000। तो काट दीजिए 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 39,000। 39,000 इसका वैल्यू आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करें तो 39,000, और यही आंसर है 39,000 इसका। फिर से क्वेश्चन को देखिएगा। बोलता है 25,000 हम जो लगा रहे हैं उसका 80% हमको पहले से फिनिश मिला है। तो पहले से फिनिश मिला तो हमको 20% और फिनिश करना था। 25,000 का 20% कितना हुआ? 5,000 हम अभी बना के रेडी कर दिए। अब हम 1 लाख रुपये इंट्रोड्यूस करें तो 1 लाख में 25,000 तो ऑलरेडी मेरा बना हुआ है। तो 75,000 बनाना। 75,000 100% फिनिश है, क्योंकि वहाँ लिखा है साफ साफ कि हम लोगों का जो 80% है वो फिनिश है। नीचे लिखा है कि 100% फिनिश है। तो 100% अगर फिनिश हो रहा है इसका मतलब क्या है
कि सारा का सारा वो फिनिश हो जा रहा है, तो बचा कितना है, तो बचा हमारा कितना है, ओपनिंग इतना था, इतना हमने लाया और इतना मेरा क्लोजिंग है, तो इसका मतलब बचा 60,000। 60,000 का 50% कंप्लीट है, तो 50% हम लोग ले लिए इसमें, इसलिए इसका आंसर 39,000 डी होगा। इसका आंसर 4 नंबर होगा 39,000। अब चलिए टंडन कमेटी आ गया। याद कीजिए टंडन कमेटी के बारे में पूरा जानकारी आप लोगों को पिछले क्लास में भी हम लोग दे चुके थे। टंडन कमेटी पिछले अगर क्लास में देखें तो टंडन कमेटी के बारे में हम लोग देख चुके थे। टंडन कमेटी का सिफारिश था। अच्छा, टंडन कमेटी क्यों बनाया गया था, तो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा टंडन कमेटी जारी किया गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को ठीक करने के लिए और वर्किंग कैपिटल, साथ सबसे बड़ा चीज़ होता है कि बैंकों का जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ना, उसको ठीक करने के लिए टंडन कमेटी बना था। तो बैंकों का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए जो कमेटी बना वो टंडन कमेटी है। अब टंडन कमेटी जो रिपोर्ट दिया है, सिफारिश किया, वो 3 तरह का सिफारिश किया है, 3 मेथड्स दिया है। पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड। यहाँ पे लिखा है कि 3rd मेथड से आपको बनाना है। टंडन कमेटी के 3rd मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो बोलता है कि एक बैंक अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज कैसे करेगा, यानी एक बैंक वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड किस तरह से डिसीजन लेगा, किस तरह से वर्किंग कैपिटल को मैनेज करेगा, वो हम लोगों को यहाँ देखना है। तो जो तीसरा मेथड है टंडन कमेटी का, वो बोलता है इसमें निकालना मैक्सिमम निकालना MPBF, मतलब मैक्सिमम परमिसेबल बैंकिंग फाइनेंस। मैक्सिमम परमिसेबल बैंकिंग फाइनेंस, कितने रुपए तक एक बैंक आपको फाइनेंस कर सकेगा। तो तीसरा मेथड में बताता है कि एक बैंक आपको मैक्सिमम फाइनेंस कर सकता है 70%। तीसरा मेथड याद रखेगा 75% ऑफ CA माइनस CCA, CA माइनस CCA यही है, और माइनस OCL अदर करेंट लायबिलिटी। तो बताइए अब हम देख रहे हैं कि CA हमारा कितना है, तो CA देखिए ध्यान दीजिएगा 75% मतलब 75/100 इंटू, अब यहाँ ध्यान दीजिए CA माइनस CCA, तो CA टोटल कितना है, तो बोलता है करेंट एसेट है 5 लाख, उसमें से CCA 2 लाख है, तो 2 लाख इसमें सहित है, तो माइनस कर दीजिए। तो 5 लाख में 2 लाख माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3 लाख। तो 3 लाख का 75% माइनस अदर करेंट लायबिलिटी कितना, अदर करेंट लायबिलिटी 1.5 लाख रुपया, कैलकुलेट करके निकालिए कितना आता है। तो ये 75,000 को 3 से गुना करें कितना आएगा, 5 × 15 = 7 × 21 = 22, 2,25,000 में 1,50,000 लेस हो जाएगा, तो 2,25 में 1,50 लेस हो जाएगा, तो 75,000 बचेगा। देखिए 75,000 है, इसका डी आंसर सही होगा। तो टंडन कमेटी जो है उसका तीसरा जो हम लोग मेथड्स देख रहे हैं, तीसरे मेथड के अकॉर्डिंग उसका आंसर कितना आएगा 25,000। तीसरा मेथड क्या बोलता है, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है, मैक्सिमम परमिसेबल बैंकिंग फाइनेंस हम लोग को निकालना है कि एक बैंक मैक्सिमम आपको कितना लोन दे सकता है। एक बैंक आपको मैक्सिमम कितना लोन दे सकता है, ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और टंडन कमेटी ने 3 अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं मैक्सिमम परमिसेबल बैंकिंग फाइनेंस निकालने के लिए, एक बैंक मैक्सिमम कितना आपको परमिट कर सकता है। तो ये तीसरा मेथड बोलता है 70% ऑफ CA, जितना आपका करेंट एसेट होगा उसका 75% आपको लोन देगा, उसमें भी CCA माइनस करके। CCA का मतलब क्या होता है, कोर करेंट एसेट्स। CCA का फुल फॉर्म क्या होता है, कोर करेंट एसेट्स को माइनस कर देगा, और उसका जो CA में कोर करेंट एसेट को माइनस करने से जो आएगा उसका 75% निकाल देंगे, और उसमें अदर करेंट लायबिलिटी अगर माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा कि एक बैंक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए मैक्सिमम फाइनेंस कितना कर सकता है, मैक्सिमम आपको कितना लोन दे सकता है। ये है टंडन कमेटी, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो हम लोग अभी 28 नंबर जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, पीछे जो बनाए क्वेश्चन नंबर 26, वो सेम क्वेश्चन 28 नंबर में, सेम क्वेश्चन 28 नंबर में 26 जैसा, और कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 26 में, तो हम लोग यहीं से बना के दिखा देते हैं। चलिए क्या लिखा है देखिए, यहाँ भी आपके पास बोला है कि टोटल 10,000 यूनिट हम बना रहे हैं, टोटल 10,000 यूनिट बना रहे हैं, जिसमें से 2,000 यूनिट जो है हमारा अभी स्टॉक है। 2,000 यूनिट 40% कंप्लीट है। 10,000 में अगर 2,000 यूनिट आपका 40% कंप्लीट है,
40% कंप्लीट है, इसका मतलब है कि 2000 का 40% कितना होता है, 2000 यूनिट अगर 40% कंप्लीट है तो इसका मतलब 800 पीस कंप्लीट है, और बाकी जो बचा वो पूरा कंप्लीट है। तो बाकी इसका मतलब कितना बच रहा है, 10,000 पे अगर 2000 के बारे में ये बोल रहा है तो इसका मतलब 8000 जो यूनिट है वो 100% कंप्लीट है, यानी 8000 यूनिट पूरा कंप्लीट है आपका 100%। तो 8000 यूनिट 100% कंप्लीट है, और 2000 का 40% कितना आता है, तो 2000 का 40% 800, इसका मतलब है कि 8800 यूनिट आपका कंप्लीटेड है। अब आप फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला क्या था हम लोगों का फार्मूला था टोटल कॉस्ट बाई कंप्लीटेड यूनिट इनटू हम लोग का था क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल, क्लोजिंग WIP। तो बताइए टोटल कॉस्ट आपके अपने बुक में देखिए तो टोटल कॉस्ट इसका दिया 1,76,000, 1,76,000 बटा 8800 और इंटू क्लोजिंग WIP कितना है, देखिए क्लोजिंग WIP इसका है 800, क्लोजिंग WIP यहाँ ना लिखा हुआ है 800, निकालिए 2020, 11 से अगर इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 11 के 11 6 16,000 बार में कटेगा। तो 16,000 से पूरा काट लीजिए, देखिए इसका 16,000 जहाँ पे आंसर होगा वही सही आंसर होगा, 16,000 देख लीजिए। सोलह हज़ार इसका आंसर है, 16,000 सी आंसर बिल्कुल सही होगा इसका। अब नीचे देखिए टेलर का पूछ रहा है, टेलर का फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ रहा है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या चार्ट है, इसमें से बोल रहा है कि कौन इसके अंदर सेट बैठता है। तो किसके लिए पूछ रहा है, विच ऑफ दीज फॉरमैन ऑपरेट्स एट शॉप लेवल। अच्छा, शॉप लेवल में कौन कौन काम करते हैं, तो दुकान स्तर पर कौन कौन काम करते हैं। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर हम बता देते तो आपको समझ में आ जाएगा शॉप लेवल पर काम करने वाले लोग कौन कौन से हैं। तो पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जब हम लोग बात करते हैं तो इसको फैक्ट्री लेवल पर दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है प्रोडक्शन मैनेजर, पहले प्लानिंग मैनेजर होता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, DEPT कर देते हैं, और दूसरा होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास क्या क्या होता है, तो आपको प्लानिंग डिपार्टमेंट नहीं पूछ रहा है, चार होता है इसके अंदर। पहला होता है इसके अंदर प्लानिंग डिपार्टमेंट में, पहला होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा होता है इसमें रूट क्लर्क, तीसरा होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और चौथा होता है डिसिप्लिनर। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, हम लोगों को पूछ रहा है कि खाना में क्या होगा। सबसे पहले आप पढ़ेंगे गैंग बॉस, दूसरा होता है स्पीड बॉस, सेकंड होता है स्पीड बॉस, सबसे पहला होता है गैंग बॉस, फिर आपका होता है स्पीड बॉस, फिर रिपेयर बॉस, और चौथा होता है इंस्पेक्टर। पूछ रहा है कि शॉप लेवल पर यानी कारखाना लेवल पर कौन कौन लोग काम करते हैं, कारखाना लेवल पर कौन कौन करते हैं। सबसे पहले कौन बताए, सबसे पहले आपको गैंग बॉस बताए। देखिए सबसे पहले 4 किस्में हैं, सबसे पहले इसमें बताइए 4 किस्में हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्पीड बॉस होगा इसका, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, उसके बाद आपका आता है रिपेयर बॉस, और सबसे लास्ट में होता है इंस्पेक्टर। सबसे पहले स्पीड बॉस ही होगा, गैंग बॉस बाद में। तो इसका जो सीक्वेंस होगा उस हिसाब से ये सही होगा। हालांकि यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले 4 होना चाहिए फिर 3 होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपका गैंग बॉस नहीं आएगा, ये ऑप्शन होना चाहिए, गलत ऑप्शन है। गैंग बॉस पहले आता ही नहीं है, सबसे पहले यहीं इन लोगों का जो आता है, गैंग बॉस ही पहले आता है, और यहाँ पे लिख दिया गैंग बॉस को बाद में दे दिया, जबकि गैंग बॉस पहले आएगा। तो थोड़ा इसको चेंज कर लीजिएगा, ये गलत है। सबसे पहले इसका आएगा गैंग बॉस, उसके बाद आएगा स्पीड बॉस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे दिया है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। इसका पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा, ऑप्शन ही गलत है ये। अब पूछ रहा है
कि शांताराम को अपने जन्मदिन के अवसर पर उपहार के रूप में अपने बड़े भाई से 75,000 मिले, क्या यह टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो अगर अपने कोई रिलेटिव से जन्मदिन के ऊपर या शादी विवाह के समय में कोई भी गिफ्ट मिलता है, किसी भी तरह का गिफ्ट मिलता है, तो सारा गिफ्ट टैक्स फ्री होता है। अपने परिवार वालों से कोई भी गिफ्ट मिलता है टैक्स फ्री, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपको गिफ्ट दे दिया तो टैक्सेबल। आपके दोस्त अगर 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट दिया तो टैक्सेबल। अगर दोस्त 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट देगा तो टैक्सेबल, लेकिन अपने रिलेटिव शादी विवाह के समय में या ऐसे कोई ओकेज़न पे या ऐसे कोई अवसर पर आपको कोई गिफ्ट दे देते हैं, पैसा दे देते हैं या किसी रुपये के बराबर गिफ्ट दे देते हैं, तो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होता है, पूरा का पूरा फ्री होता है। तो देखिए इसमें लिखा है ये सेकेंड ऑप्शन, द इंटायर अमाउंट ऑफ 75,000 इज़ एग्जेम्प्टेड। 75,000 पूरा का पूरा क्या होगा? एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 75,000 पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे 30 क्वेश्चन तक। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 31 क्वेश्चन से।